ॐ लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ यो नित्यमच्युतपदां भुजयुग्मरुकमव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, मैं गिरीश कुमार झा अपने सभी स्नेही बंधुओं को सादर नमस्कार करता हूं। राहुल राय जी धन्यवाद, प्रिंस झा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राकेश रोशन जी हैं, सभी मित्रों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, आज का हमारा विषय है भारतीय संस्कृति में संस्कृत का स्थान और वर्तमान में संस्कृत की दशा दिशा। आप सभी हमसे परिचित हैं, मैं कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय में संस्कृत शोध छात्र हूं। तो मन में एक जिज्ञासा और अभिलाषा को लिए हुए आप सबों के बीच आया हूं। संस्कृत का छात्र और संस्कृत का अध्यापक होने के कारण अध्यापक कम छात्र अधिक हूं। आइए हम लोग आरंभ करें आज का जो हमारा विषय है। इस विषय की ओर मैं अपना दृष्टिपात करना चाहूँगा। बंधुओं, संस्कृत भाषा से हमारा संदर्भ और संबंध सीधे सीधे विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा से है। हम यूँ कहें कि संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है और प्रायः विश्व की अधिकांश भाषाओं की जननी भी संस्कृत भाषा ही है। इयं मदीया संस्कृत भाषा अस्माकम अतीतेन सह संबंधम दृढ़यति। ये हमारी संस्कृत भाषा हमारे अतीत के साथ संबंध रखती है। अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करें तो संस्कृति शब्द सम उपसर्ग पूर्वक डुक क्रिय करने धातु से तिन प्रत्यय करने से संस्कृति शब्द की निष्पत्ति होती है। और ये संस्कृति जो है, जिसके लिए हम लोग कल्चर शब्द का प्रयोग करते हैं आंग्ल भाषा में, इस भारतीय संस्कृति को समझने के लिए सबसे पहले हमें संस्कृत को समझना होगा। अगर हम भारतीय संस्कृति को उसी रूप में जानना चाहते हैं तो हमें निश्चित रूप से संस्कृत को समझना ही पड़ेगा, क्योंकि संस्कृत और संस्कृति का संबंध जो है वो बहुत ही प्रगाढ़ है। संस्कृत संस्कृति एक दूसरे के पूरक हैं। संस्कृत के बिना संस्कृति, भारतीय संस्कृति की बात सोची नहीं जा सकती है। रवि कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गोपाल राय जी हमारे साथ हैं। रवि कुमार जी बहुत बहुत शुभाशीष आपको। रजनीश कुमार झा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम बात करें संस्कृत भाषा की, तो संस्कृत भाषा और साहित्य हमारे देश के लिए गर्व का विषय है। भारत की सभी भाषाएं संस्कृत से ही विकसित हुई मानी जाती है। हम अधिकांश भाषाओं, भारत की नहीं विश्व की अधिकांश भाषाएं की जन्मदात्री होने का गौरव संस्कृत को प्राप्त है। विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद इसी भाषा में लिखा गया है। खुशबू वत्स जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। नारायण शुभानी संतु। संस्कृत ने ही भारतीय संस्कृति का निर्माण किया है, जिस पर आज हम सभी गर्व करते हैं। इसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। और ये बताने की आवश्यकता नहीं कि संस्कृति के लिए संस्कृत कितना उपादेय और आवश्यक है। बंधुओं, हमारे देश में संस्कृत भाषा का अध्ययन और अध्यापन हजारों वर्षों से चला आ रहा है। ये आज की ही बात नहीं है और 100, 200, 500 वर्षों की बात नहीं है। ये हजारों वर्षों से संस्कृत का जो क्षेत्र है वो अध्ययन और अध्यापन के लिए विख्यात रहा है, सुविख्यात रहा है हमारे भारत भूमि में। संस्कृत में ही भारतीय जितने भी ज्ञान हैं वो सभी समाहित हैं, चाहे वो राजनीति का विषय हो, अर्थ हो, साहित्य का विषय हो, व्याकरण का विषय हो, ये सभी विषय संस्कृत साहित्य में ही हमें प्राप्त होते हैं। प्राचीन कालादेव अद्यावधि पर्यंतम, प्राचीन काल से लेकर आज तक की अगर हम बात करें तो संस्कृत साहित्य विश्व साहित्य का सबसे विशालतम भंडार जो है वो माना जाता है, देखा जाता है संस्कृत में। जितनी अधिक सशक्त संस्कृत भाषा का व्याकरण हमें यहाँ देखने को प्राप्त होता है, वो मुझे नहीं लगता कि किसी और भाषा के लिए ये सौभाग्य प्राप्त हुआ हो। इसके बाद भी हम देखें, ऋग्वेद के बाद से वेदों का विकास हुआ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसके बाद उपवेद बने, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, स्थापत्य वेद बने। इसके बाद के क्रम में वेदांगों का विकास हुआ, वेदांत उपनिषद बने।
जिन्होंने दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, ईश्वर की महिमा का गान किया गया, जिस संस्कृत भाषा के माध्यम से पुराण काल में पुराणों की रचना हुई, बहुत सारे पुराण लिखे गए, उपपुराण लिखे गए। उसके परवर्ती काल में बहुत सारे ग्रंथों का प्रणयन हुआ। महर्षि वाल्मीकि ने आदि काव्य रामायण संस्कृत भाषा में लिख करके संस्कृत काव्य का श्री गणेश किया। तो ये सभी गौरव के जो पल हैं, जो क्षण हैं, जो हमें कहीं न कहीं प्रेरित करती रहती है, संस्कृत भाषा की ओर मुखरित करती रहती है। तो इसी प्रेरणा के बलबूते हम सभी भारतवासी स्वयं को कृतकृत्य समझते हैं कि भारतीय संस्कृति जो है अपने आप में सर्वोत्कृष्ट है, महत्वपूर्ण है। बंधुओं, इसके साथ ही साथ महाभारत वेदव्यास की जो अद्भुत रचना है, इसके संदर्भ में विद्वान कहते हैं ये, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्य हास्ति न तत्क्वचित। महाभारत में जो कुछ है वही सर्वत्र व्याप्त है। जो महाभारत में नहीं प्राप्त होता है वो और कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। तो ये जो गर्भोक्ति है वो यथोक्त रूप में ही मुझे दिखाई देता है। संस्कृत भाषा को अगर हम आजकल देखें, जो इतना गौरवपूर्ण, गौरवशालिनी होने के बाद भी ये भाषा उपेक्षित जैसी दिख रही है, तो क्यों दिख रही है? आजकल जो मैंने नज़दीक से अनुभव किया है, संस्कृत भाषा के अध्ययन और अध्यापन में जो कमियां दृष्टिगत मुझे हुई है, मैं उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। हम सभी ये जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में संस्कृत का योगदान अतुल्य है और संस्कृत के बिना भारतीय संस्कृति को समझना वो दुष्कर कार्य है। इसके बाद भी 1955-57 के क्रम में जब संस्कृत शिक्षा आयोग का गठन हुआ था सुनीति कुमार चटर्जी के अध्यक्षता में, तब से लेकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने भी संस्कृत शिक्षा की ओर अपना ध्यान दिया। लेकिन जो गौरव प्राप्त होना चाहिए था वो गौरव कहीं न कहीं संस्कृत भाषा को प्राप्त नहीं हुआ है। इसके क्या कारण हैं, मैं इस पर अपना विचार रखना चाहूँगा। वर्तमान में अगर हम देखते हैं तो संस्कृत का छात्र जल्दी प्राप्त मिलता नहीं है हम लोगों को। संस्कृत के अगर छात्र मिल भी जाएं तो योग्य शिक्षक नहीं मिल पाते हैं, और संस्कृत का छात्र और शिक्षक जब दोनों योग्य प्राप्त ना हो तब तो संस्कृत भाषा, किसी भी भाषा का जो विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है, जो संस्कृत के साथ भी हुआ है। संस्कृत और संस्कृति का जो संबंध है वो अटूट है, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। भारत में अगर हम संस्कृत शिक्षा की वर्तमान स्थिति की बात करें तो आज़ादी के पूर्व संस्कृत के पाठ्यक्रम के पुनरीक्षण के लिए संयुक्त प्रांत बिहार और उत्तर प्रदेश में क्रमशः 1938 कह लें, 1939 और 1949 में कमेटियां गठित की गई। बहुत सारे आयोग भी बने। आज़ादी के बाद भी भारत में केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से संस्कृत शिक्षा में सुधार के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। इस संदर्भ में सबसे बड़ा प्रयास 1956-57 के क्रम में हुआ था, जिसमें सुनीति कुमार चटर्जी के नेतृत्व में संस्कृत शिक्षा आयोग की स्थापना की गई थी। इस आयोग ने देश के लगभग सभी शिक्षण संस्थानों का भ्रमण और अध्ययन किया। देश के बहुत सारे पारंपरिक और आधुनिक शिक्षण संस्थानों के आचार्यों के विचार लिए, शोधार्थियों के विचार आमंत्रित किए गए और उसके बाद इन्होंने 12 बिंदुओं में संस्कृत के लिए अपना जो प्रस्ताव है उसको पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत इन्होंने सबसे पहले ये दिया कि संस्कृत अध्ययन में सामंजस्य बैठाने और गुणवत्ता बढ़ाने का कार्य किया जाए। अभी के दौर में अगर हम देखते हैं तो संस्कृत कर्मकांड की भाषा बनकर के रह गई है। लोग संस्कृत पढ़ना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि संस्कृत को इस रूप में लोग परिभाषित करते रहे हैं कि संस्कृत पढ़ करके क्या होगा, क्या करोगे संस्कृत पढ़ करके, पंडित बनना है तुम्हें, कर्मकांड कराना है तुम्हें, संस्कृत मत पढ़ो। ये लोगों की मानसिकता हो गई है। क्यों हुई है? क्योंकि लोग देख रहे हैं कि संस्कृत जो व्यक्ति पढ़ रहा है, कभी स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं है, महाविद्यालय जाना नहीं है, विश्वविद्यालय में नामांकन कराने की आवश्यकता नहीं है, डिग्रियाँ प्राप्त हो रही है। तो इससे संस्कृत शिक्षा के प्रति लोगों की जो धारणा है वो बदलती गई। शिक्षक भी सोचते हैं चलो नामांकन हो गया, विद्यालय ना भी आए, डिग्रियां बांट दो। तो ये जो समस्या आ रही है शिक्षण संस्थानों के द्वारा, इससे छात्र का हित नहीं हो रहा है, समाज का अहित हो रहा है। ऐसे अधकचरे लोग संस्कृत शास्त्रों की व्याख्या अपने मनोनुकूल करने लगे हैं
अन्यथा शास्त्र सद्भावो व्याख्याम कुर्वन्ति च अन्यथा। शास्त्र का जो सद्भाव है, शास्त्र के जो भाव हैं, उस भाव के विरुद्ध उनकी व्याख्या होती है। क्यों? उनको पता नहीं है कि इस श्लोक का, इस मंत्र का क्या भावार्थ होगा, क्या अर्थ होगा, अपने मनोनुकूल अर्थ निकालते हैं। यहीं तक ये बात सीमित नहीं हुई, ये बात आगे बढ़ती गई। हर एक क्षेत्र में जो संस्कृत के लोग हैं, तथा कथित लोग हैं संस्कृत के, वो लोग ही संस्कृत के दुष्प्रचार के सहायक हो रहे हैं। ऐसे ही लोग संस्कृत भाषा को मृत भाषा कहते हैं। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि जो देववाणी, सुरभारती, अमरवाणी कही जाने वाली संस्कृत भाषा है, जो भारत का प्राण है, भारत की जो आत्मा है, वो भाषा मृत भाषा कैसे हो सकती है। तो मुझे ये एक श्लोक स्मरण आता है कि जो किसी के महत्व को नहीं जानता है, न वेत्ति यो यस्य गुण प्रकर्षम, जो अगर किसी के गुण के प्रकर्ष को नहीं समझता है, तो वो व्यक्ति ही ऐसे कह सकता है जो संस्कृत भाषा मृत भाषा है। लेकिन मैं तो सकारात्मक सोच रखता हूँ। मैं कहा करता हूँ वैसे व्यक्तियों से कि मृत भाषा का मतलब होता है मृतानाम भाषा मृत भाषा। संस्कृत ही अकेले एकमात्र ऐसी भाषा है जो जीवित के साथ तो रहती ही है, मरने के बाद भी कर्मकांड के रूप में संस्कृत भाषा के माध्यम से इस भारतीय जो संस्कृति है, इसका पोषण कर रही है, इसका पालन कर रही है, इसको परिवर्धित कर रही है। तो मृतानाम भाषा अगर मृत भाषा है कि संस्कृत मरने के बाद भी भाषा के रूप में प्रयुक्त होकर के ऊर्ध्वदोहिक कर्मकांड के रूप में प्रयुक्त हो रही है, तो आपत्ति की बात नहीं है। लेकिन बंधुओं, संस्कृति की रक्षा सबसे अधिक जरूरी है। क्यों? क्योंकि भारत जो है ये चित्र की सुंदरता से नहीं चल रहा है, भारत चरित्र की सुंदरता के कारण ही जीवित है। मुझे एक घटना याद आती है। मैं महर्षि विवेकानंद की जीवनी को पढ़ रहा था, तो शिकागो सम्मेलन में एक सभ्य महिला ने इनसे कहा था कि महाराज जी, आप भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे इस मंच पर, देख नहीं रहे हैं यहाँ के वक्ताओं के वेशभूषे कैसे हैं, सभी सूट वाले लोग हैं, और आप ये मतलब सन्यासी वेश में मतलब यहाँ चले आए, आप कह रहे हैं कि हम मतलब यहाँ प्रवक्ता के रूप में भाषण देंगे। तो विवेकानंद जी ने जो बात कही थी, उन्होंने कहा था कि देवी मुझे क्षमा करें, मैं उस देश से आता हूँ जहाँ चित्र नहीं चरित्र पूजी जाती है। तो जहाँ चरित्र की पूजा होती हो, वहाँ चित्र से कोई तात्पर्य ही नहीं है, कोई अभिप्राय ही नहीं है। तो ये जो चरित्र है वो कैसे सबल होगा? तो संस्कृत के माध्यम से होगा। आज से 50 वर्ष 60 वर्ष पूर्व जिस प्रकार के घृणित अपराधों के बारे में सामान्यतः लोग सोच भी नहीं सकते थे, आज के परिप्रेक्ष्य में वैसे कुकृत्य हमारे समाज में देखने को प्राप्त हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतवासियों में अधिकांश आजकल के जो बच्चे हैं, जो युवा वर्ग हैं, इन युवाओं में चरित्र का पतन हुआ है। हमने बहुत सारे विकास के कार्य किए, हम लोगों ने संस्कृत को छोड़ करके बाकी भाषाओं को बहुत बड़ा आदर दिया, और मुझे इसमें दुख नहीं है। आप सभी भाषाओं को सीखें, बहुत सारी भाषाएं, सबका ज्ञान आवश्यक अगर हो तो सीख लें, लेकिन अपनी जो भाषा है उसकी उपेक्षा ये उचित नहीं है। हम लोगों ने अपनी गौरवपूर्ण भाषा का त्याग किया, दूसरी भाषाओं का आदर दिया। आदर ही नहीं दिया, हमारे रग रग में पाश्चात्य संस्कृति और सभ्यता जो है बसती चली गई। परिणाम आज समाज के सामने है। हम लोग हर एक दिन जो दृश्य पड़ता है समाचार पत्र से लेकर के जो सोशल साइट के माध्यम से देखने को प्राप्त होता है, जो हम देखते हैं, तो मुझे कभी कभी कचोट ये जरूर होता है कि कहीं ना कहीं चारित्रिक जो पतन हुआ है, इसमें संस्कृत की उपेक्षा जो है वो भी एक कारण है। वैसे लोग उस पद पर बैठे हुए हैं जिनको संस्कृत से लेना देना नहीं है, जो संस्कृत के बारे में जानते नहीं हैं, वो लोग ही संस्कृत का विरोध कर रहे हैं। उनके पास डिग्रियां तो हैं, लेकिन संस्कृत से कोई लेना देना नहीं है उनका। वो लोग संस्कृत के प्रवक्ता बने हुए हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इसमें सुधार कैसे हो, आखिर क्या किया जाए जिससे ये सुसंस्कृत हो जाए, फिर से इसमें सुधार हो। संस्कृत के जो ज्ञान के क्षेत्र हैं बंधुओं, इसमें आयुर्वेद एक प्रमुख विषय है, राजनीति प्रमुख विषय है,
हम लोग संस्कृत भाषा में लिखे गए राजनीति शास्त्र के जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों का अगर आधुनिक राजनीति के परिप्रेक्ष्य में जोड़ करके पाठ्यक्रम में हम शामिल करें तो इस भारतीय राजनीति का तो भला होगा ही, उस राजनीति के छात्रों का भी यथोचित भला ही होगा। आयुर्वेद में जो रसायन तंत्र के छात्र हैं संस्कृत के, अगर उनको केमिस्ट्री वालों के, जो आधुनिक रसायन शास्त्र के जो छात्र हैं, उनके साथ एक समन्वय स्थापित करके अगर उनको अवसर दिया जाए तो मुझे लगता है कि इससे आयुर्वेद का भला होगा। अभी भी जब भी हम किसी मुसीबत में होते हैं तो हमारा एकमात्र ध्यान जाता है आयुर्वेद की ओर, जो नहीं, अब आयुर्वेद का ही सहारा लिया जाना चाहिए। और ऐसे आयुर्वेद के सिद्धांत जो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, उन सिद्धांतों की उपेक्षा की जा रही है। क्यों? क्योंकि उन सिद्धांतों को समझने वाले जो लोग हैं उनको उपयुक्त छात्र नहीं मिल रहे हैं। अभी संस्कृत पढ़ता कौन है? जो दूसरे विषयों में फेल हो रहे हैं। प्रतिभाशाली छात्रों की कहीं न कहीं कमी देखी जा रही है समाज में संस्कृत के लिए। जो प्रतिभाशाली समझते हैं उनके माता पिता कहते हैं कि तुम दूसरे विषय लेकर के पढ़ो, संस्कृत पढ़ करके क्या करोगे? संस्कृत तो वो लोग पढ़ते हैं जिनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, वो लोग संस्कृत पढ़ेंगे ना, तुम क्यों पढ़ोगे संस्कृत? ये उनके माता पिता सुझाव देते हैं। कर्मकांड कराने वाले परिवारों में मैंने देखा है, बच्चे उनके जो प्राइवेट जॉब जिसे आजकल हम लोग कहते हैं, वो कार्य करेंगे जो सामाजिक रूप में अगर हम देखें तो वो उनके लिए उपयुक्त तो भी नहीं है। लेकिन कर्मकांड विषय को पढ़ करके भारतीय संस्कृति का संवर्धन हम करें, माता पिता ये सुझाव नहीं देते बच्चों को। अगर उन कर्मकांडी परिवारों में संस्कृत लोग पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो संस्कृत का विकास कैसे होगा? संस्कृत भाषा फिर लोगों में कैसे प्रचारित हो पाएगी? आज के इस दौर में संस्कृत का विकास सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। संस्कृत से तात्पर्य है संस्कार से। संस्कृत भाषा का मतलब ही होता है सम उपसर्ग पूर्वक डुक्रिय करने धातु से कत प्रत्यय लगाने से संस्कृत शब्द बनता है। समजोर कृतम संस्कृतम शब्द बनता है समासुटी एक सूत्र है व्याकरण में। इसके आधार पर जो संस्कार की गई भाषा है वो संस्कृत भाषा है ना। तो ऐसी भाषा का अगर हम त्याग करेंगे तो फिर तो जो समाज में देखने को प्राप्त हो रहा है तो ये तो बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ता ही जाएगा। अगर इसको नियंत्रण करना है तो समाज में संस्कृत को उसका जो उचित स्थान है वो हमें देना होगा। हमें भारतीय संस्कृति को समझना होगा कि भारतीय संस्कृति क्या है। यहाँ तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आइए हम लोग आगे चलें। गोपाल राय जी बहुत बहुत धन्यवाद। ज़रूर मैं आगे भी इन चीज़ों की बात करूँगा। हम लोग बात करें आज संस्कृत के छात्रों को जब भी किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेना होता है या उन्हें अपना शोध प्रस्तुत करना होता है तो उन छात्रों के पास में धन का अभाव होता है। सरकारें सहायता नहीं कर पाती है। स्कॉलरशिप की जो व्यवस्था है वो उन उचित छात्रों तक मुहैया नहीं करा पाती है सरकार। तो इन कारणों से भी संस्कृत भाषा का जो है वो विकास अवरुद्ध हुआ है। संस्कृत भाषा को वैकल्पिक भाषा बना दी गई है। एक दूसरी भाषा के साथ विकल्प के रूप में इसको रखा गया है। इच्छा तो पढ़ें, ना इच्छा तो ना पढ़ें। अगर छात्र संस्कृत लेते भी हैं तो पढ़ाने वाले शिक्षकों का अभाव है, और अगर शिक्षक मिल भी जाते हैं तो उनकी स्थिति वैसी नहीं होती है कि वो उचित रूप में शिक्षण कार्य कर सकें। उनमें शिक्षण विधि का मतलब अभाव देखा जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में एक समस्या ये भी आती है कि अगर संस्कृत भाषा का विकास हो तो कैसे हो, और अगर विकास अवरुद्ध हो गया है तो ये विकास की इस परंपरा को आगे कैसे बढ़ाया जाए। बंधुओं, इस के संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि आधुनिक भारत में सभ्यता और संस्कृति का बहुत ह्रास जो हुआ है वो संस्कृत भाषा के ह्रास कहीं न कहीं इसमें एक कारण है, मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आधुनिक भारत में प्रत्येक विषय से संबंधित जब गुणवत्तायुक्त पाठ्य सामग्री होगी संस्कृत के लिए भी, तो निश्चित रूप से छात्रों की रुचि जो है वो उसमें बढ़ेगी। संस्कृत को पढ़ाने वाले छात्र जो अध्यापन कार्य कर रहे हैं, पहले उनको शिक्षण विधि में पारंगत किया जाना चाहिए, और जो व्यक्ति इसमें पारंगत हो गए हैं उन्हीं को शिक्षण का कार्य सौंपा जाना चाहिए।
इससे क्या होगा कि संस्कृत जो एक बोरिंग सब्जेक्ट के रूप में बच्चों को अभी लग रही है, वो बोरिंग नहीं लगेगा। लोग खेल खेल में संस्कृत को सीखेंगे। हमें अपने व्यवहार में संस्कृत के शब्दों को शामिल करना चाहिए, जिससे हम संस्कृत के शब्दों से परिचित हो सकेंगे। एक ऐसा माहौल बनाया जाना चाहिए जिसके अंतर्गत हम अपने बच्चों को संस्कृत के महत्व को बता सकें। एक ऐसी परंपरा का विकास किया जाना चाहिए, उस परंपरा को पुनः अपने घरों में, समाज में स्थापित किया जाना चाहिए, जिसके द्वारा हम ये देख सकें कि हमारे बच्चे संस्कृत की तरफ बढ़ रहे हैं, झुक रहे हैं, उनका झुकाव लगाव देखा जा रहा है। संस्कृत और संस्कृति के मध्य में जो संबंध है वो तो अटूट है ही। एक और मैं दृष्टिपात करना चाहूँगा एक और जगह पर, कि जो धर्मगुरु हैं, जो प्रवचन देते हैं, तो सरकार अगर ऐसी व्यवस्था हो सके कि जो लोग संस्कृत को जानने वाले हैं, केवल उन्हीं लोगों को संस्कृत भाषा के संदर्भ में बोलने का अधिकार प्राप्त हो। जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग जब संस्कृत के बारे में बोलते हैं, इससे क्या होता है कि संस्कृत के प्रति लोगों की जो रुचि है वह स्वतः खत्म हो जाती है। लोग जो संस्कृत से बहुत दूर दूर तक जिनका संबंध नहीं है, और वो लोग संस्कृत बच्चों को अगर पढ़ाएंगे तो बच्चे कभी नहीं सीख पाएंगे। डिग्रियां हैं उनके पास, लेकिन वो लोग बच्चों को संस्कृत से जोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि संस्कृत की केवल डिग्रियां वो लोग ले रखे हैं। तो ऐसे में बच्चे संस्कृत से जुड़ नहीं पाते हैं। तो लोगों की एक धारणा बन जाती है कि नहीं, संस्कृत भाषा कठिन है, क्लिष्ट है, इसको समझा नहीं जा सकता है। दूसरी बात यह है कि वर्तमान में संस्कृत के प्रति जो बच्चों की अरुचि हो रही है, इसको हम ऐसे भी सुधार सकते हैं, प्रोत्साहित करके। संस्कृत की जो बड़े बड़े पंक्तियां हैं, इन बड़ी बड़ी पंक्तियों को हम छोटे छोटे रूप में बच्चों को सिखाएंगे। अगर दिन में एक एक पंक्ति बच्चों को हम अगर सिखाएंगे जो मौलिक शिक्षा से संदर्भित है, जो नैतिक शिक्षा से संदर्भित है, तो बच्चे सीखेंगे। प्रार्थना की जो सुंदर सुंदर श्लोक हैं, अगर ये हम सिखाएंगे बच्चों में, एक रुचि का जो है वो विकास होगा। मुझे याद है कि बचपन में हमारे प्रातस्मरणीय नाना जी पढ़ाते थे, साते भवतु सुप्रीता देवी शिखरवासिनी। ये श्लोक प्रायः मिथिलांचल के घर घर में बच्चे को सिखाया जाता है। भगवती पार्वती की स्तुति के संदर्भ में, शंकर भगवान के संदर्भ में जो ये स्तुति है कि साते भवतु सुप्रीता देवी शिखरवासिनी उग्रेन तपसा लब्धो जाया पशुपति पति ही, तो ये बच्चों को रटाया जाता था। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो सर्वे भवन्तु सुखिना आदि जो मधुर मधुर श्लोक हैं, जो बच्चों को पढ़ाया जाता था, रटाया जाता था। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। तो बच्चों में ये भावना होती थी कि नहीं, गुरु का स्थान जो है वो भगवान की सदृश है, गुरु हमारे लिए पूजनीय है। अगर आज हम देखते हैं तो शिक्षक और छात्र का जो संबंध है वो कहीं ना कहीं इतने विलग होते जा रहे हैं, जो ये गुरुर् ब्रह्मा का श्लोक जो है ये भी कहने में संकोच होता है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ तो भक्ष और भक्षक का संबंध देखा जाता है। शिक्षक का चरित्र ही इतना गिरा हुआ कभी कभी देखने को प्राप्त होता है कि एक शिक्षक की गलती से पूरी शिक्षक जाति जो है वो बदनाम हो जाती है। और उस एक शिक्षक के इस करतूत के कारण जो है छात्रों की मानसिकता बदलती हुई देखी जाती है। छात्रों को लगता है कि हर एक शिक्षक ऐसा होगा। तो कहीं ना कहीं शिक्षकों को चारित्रिक रूप में भी सबल बनना पड़ेगा। बच्चों को इन सुंदर सुंदर सूक्तियों के माध्यम से ये बताना पड़ेगा कि हमारी भारतीय संस्कृति कैसी रही है। मैं तथाकथित विद्यालय में मैंने शिक्षण कार्य भी किया, तो कुछ अभिभावकों की शिकायत भी आती थी कि बच्चे कहते हैं कि सर हमको बताते हैं कि सुबह में उठो तो माता पिता को प्रणाम करो। सर सुबह में अगर यही सब ये करेगा तो ये पढ़ाई कब करेगा? चूँकि ये सत्य है कि मैंने अपने कक्षाओं में बच्चों से कहा कि हमारी संस्कृति कहती है कि जब आप सुबह उठें तो धरती को प्रणाम करें, माता पिता को प्रणाम करें, अपने गुरु का स्मरण करें। ये हमारी संस्कृति हमें सिखाती है और ये हमें करना चाहिए। स्नान करें, सूर्य को अर्घ्य दें। तो ऐसी चीज़ें मैं बच्चों को सिखाता रहता था। तो अभिभावक ने हमसे कहा, उनके पेरेंट्स आकर के, कि आप जो ऐसा कहते हैं तो बच्चे पढ़ाई कब करेंगे? सुबह उठता है, आपने यही सब करने लग जाता है, ये पढ़ाई नहीं कर पाता है। तो
ऐसी मानसिकता अगर हमारे समाज में लोगों के मन में है तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि पाश्चात्य जो सभ्यता है वो अधिक बलवती हो रही है और हम अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हैं। हमारी संस्कृति के जो प्रेरणा पुरुष हैं वो तो भगवान राम है। हमने राम के आदर्शों को जीना छोड़ दिया। अगर हम हिंदी साहित्य के कवि गोस्वामी तुलसीदास जी की बात करें, जो कहते हैं कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, तो ये भगवान श्री रामचंद्र जी के आदर्शों का ही एक सुंदर सा उदाहरण है कि भगवान श्री राम जैसा व्यक्ति भी सुबह सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम करते हैं। और अभी आजकल के बच्चों को अगर कह दें कि आप प्रणाम करें तो प्रणाम नहीं कर पाते हैं, उनको शर्म आती है कि इतने लोगों के बीच में पैर कैसे छुएं। ये जो हमारा कल्चर रहा है, ये जो हमारी संस्कृति रही है, वो यहाँ विखंडित होती हुई दिख रही है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें गलत थी हमने उनको अच्छा समझ लिया और जो चीज़ें अच्छी हैं वो हमारे मन में ये लग रहा है कि ये गलत है। आज संस्कृत को पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले शिक्षक और जो छात्र हैं उनको हे दृष्टि से देखा जा रहा है। आप किस विषय के शिक्षक हैं? संस्कृत? अच्छा, संस्कृत के, हाँ, पूजा पाठ करवाते होंगे। संस्कृत का शिक्षक तो बस वही नहीं। संस्कृत केवल पूजा पाठ की ही भाषा नहीं है, केवल कर्मकांड की ही भाषा नहीं है। संस्कृत भाषा में तो विश्व के जितने भी ज्ञान के स्रोत हैं वो सब संस्कृत भाषा में निहित हैं। आवश्यक है इस दिशा में शोध कार्य करने की। आगे देखें, संस्कृत और संस्कृति के मध्य में, जी गोपाल राय जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझ सकता हूँ आपकी इन भावनाओं को। मैं प्रयास करूँगा आपकी इन भावनाओं को मैं आगे लेकर के चलूँ। बंधुओं, संस्कृत भाषा और संस्कृत भाषा के साथ जो हमारे समाज का संबंध है वो केवल और केवल खराब मानसिकता के कारण प्रभावित हो रहा है। मानसिकता ये है कि अगर संस्कृत का कोई शिक्षक है तो वो संस्कृत में अधिकतम क्या कर सकता है? तो वो अधिकतम बहुत कुछ करेगा, तो पूजा करवा सकता है, यज्ञादि कार्य करवा सकते हैं। लेकिन बंधुओं, संस्कृत का क्षेत्र केवल यहीं तक सीमित नहीं है। संस्कृत में अगर हम प्रयास करें तो संस्कृत में बहुत बड़े बड़े पदों पर भी हम जा सकते हैं और लोग पहुंच रहे हैं। वर्तमान समय में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जो है, सांदीपनी का जो शिक्षण संस्थान है, आदि संस्कृत के विद्यापीठ जो हैं, ये सभी प्रयासरत हैं इन क्षेत्रों के लिए, इन कार्यों के लिए कि संस्कृत का विकास हो। ये लोग इसलिए विकास नहीं कर रहे हैं कि इनका इसमें कोई स्वार्थ है, केवल इसलिए कर रहे हैं कि भारत की जो संस्कृति है, जो हमारी अपनी संस्कृति है, ये सुरक्षित रहे। और ये सुरक्षित कब रहेगी? जब हमारा संस्कृत भाषा सुरक्षित रहेगा। हो सकता है कि मेरे इन विचारों से हमारे बहुत सारे मित्र सहमति प्रकट करें, उनको ये लगता हो कि मैं संस्कृत का छात्र हूँ इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, ये कथमपि ऐसा नहीं है, बल्कि ये मेरा अपना मंतव्य ही नहीं। मैंने बहुत सारे जो हमारे शोध के छात्र हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, उनके द्वारा भी मैंने ये सुना है। मैंने वर्तमान परिस्थितियों को नज़दीक से भी देखा है। अगर हम शिक्षण संस्थाओं की बात करें तो हमारे क्षेत्र में विद्यालयों में संस्कृत को पढ़ाने वाले जो शिक्षक नियुक्त हैं, मुझे नहीं लगता कि वो लोग संस्कृत व्याकरण में, संस्कृत और व्याकरण के जो प्रकृति प्रत्यय हैं इनके बारे में भी उनको जानकारी हो। उसके बाद भी ये कार्यरत हैं। क्यों? क्योंकि संस्कृत का योग्य शिक्षक प्राप्त नहीं हो रहा है। और अगर शिक्षक योग्य नहीं है तो छात्र योग्य हम कहाँ से बना पाएंगे? और योग्य शिक्षक कब प्राप्त होंगे? जब योग्य छात्र होगा। वही आज का योग्य छात्र कल का योग्य शिक्षक होता है। दूसरी बात है, जब हम इस दिशा में अपने विचारों को आगे बढ़ाते हुए ये कहें कि अगर हम भारतीय संस्कृति को और प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो संस्कृत को और बल देना होगा, ये और इसका प्रचार प्रसार करना होगा, तो इसके लिए ये भी आवश्यक है कि हम अपने दैनिक बोलचाल की भाषाओं में भी अन्य भाषाओं की अपेक्षा संस्कृत भाषा के जो सरल शब्द हैं, इन शब्दों को अपने व्यवहार में लाएं और अपने बच्चों को भी इससे परिचित करवाएं। चूँकि हम संस्कृत को सीखते तब हैं जब बहुत अधिक बोझ डाल दिया जाता है सीखने के लिए, बहुत सारे विषयों का बोझ। तो बच्चों का जो मन होता है ये तब उस चीज़ों को सीख नहीं पाता है। बच्चे प्रेशर में रहते हैं। उनको ये लगता है कि दूसरे जो विषय हैं अगर उनको हम नहीं सीखेंगे
तो बहुत अधिक मतलब क्षति हो जाएगी। संस्कृत क्या है, इसमें तो जैसे तैसे हम पास कर जाएंगे। उनके अभिभावक भी यही कहते हैं कि संस्कृत और हिंदी पढ़ना नहीं है, इसको पढ़कर क्या होगा, अगर पढ़ना है तो ये इन भाषाओं को पढ़ो। मैं अभिभावक से भी असहमत नहीं हूँ, वो सही कहते हैं। क्यों? क्योंकि संस्कृत में रोजगार की कमी है। अगर ऐसा है हो कि संस्कृत में आप इन चीज़ों को करने के बाद परीक्षा में उत्तीर्ण हो और सरकार आपको नौकरी भी दे देती है, सेवा कर्म भी आपको दे देती है, तब ना संस्कृत के जो छात्र हैं वो संस्कृत की तरफ भी बढ़ेंगे। क्योंकि संस्कृत पढ़ने वाले लोगों का एकमात्र विकल्प बच जाता है कर्मकांड करवाइए, तो वो लोग कर्मकांड तक सीमित रह जाते हैं। क्योंकि हमारे इस प्रदेश में संस्कृत में बहुत सारे जो महनीय विद्वान हैं वो लोग भी इस कुचक्र के कारण जो है यहाँ तक फंसे हुए हैं। संस्कृत वालों के लिए कोई उपयुक्त सेवा कर्म नौकरी जो है वो प्राप्त नहीं हो पाती है। बाकी और विषय में तो आप बहुत सारे ऑप्शन ढूंढ ही लेते हैं। संस्कृत के साथ ये भेदभाव है, और जब तक संस्कृत के साथ ये सौतेला व्यवहार होता रहेगा, संस्कृत का विकास कभी नहीं हो पाएगा। और बंधुओं, जब तक संस्कृत का विकास नहीं होगा तब तक हम भारतीय संस्कृति के विकास की कल्पना केवल कर सकते हैं, विकास संभव नहीं है। और अगर संस्कृति का विकास संभव नहीं है, अगर हम संस्कृति को बचा करके नहीं रख पाए, तब भारतीय संस्कृति की जिस मूर्त रूप को हम लोग समझते रहे हैं, जिस अमूर्त रूप के बारे में हम कल्पना करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हमारे अंतस्थल में बसती है, वो साकार नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं अधिक समय नहीं लेता हुआ बस ये कहना चाहूँगा कि आज के इस लाइव के माध्यम से मैं आप सबों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि संस्कृत एक भाषा ही नहीं है, संस्कृत भारतीय संस्कृति की आत्मा है। और अगर ये आत्मा ही नहीं रहेगी तो भारतीय संस्कृति जीवित नहीं रह सकती है। प्राचीन काल से लेकर के आज तक के इन अनेक वर्षों में संस्कृत का जो रूप वर्तमान में हमें दिख रहा है, ये संस्कृत का वास्तविक रूप नहीं है। संस्कृत का तो वो रूप है जहाँ एक लकड़हारा कहता है कि भारो न बाधते राजन यथा बाधती बाधते। जब एक राजा कहता है एक लकड़हारे से, लकड़ी के गट्ठर को लेकर के जब आता है कि भारो बाधती, तो बाध धातु संस्कृत में आत्मनेपदी है। ये बात उस लकड़हारे को पता है, तो वो कहता है कि राजा से कि हे राजन, मुझे ये बोझ नहीं लगता है जितना बाधा आपका बाधती प्रयोग यहाँ दिख रहा है। तो ये तो प्राचीन काल की बात है कि प्राचीन समय में लोग संस्कृत को लोक भाषा की तरह समझते थे। मुझे खुशी इस बात की है कि भारतवर्ष के कुछ क्षेत्रों में, प्रदेशों में एक दो गांव अभी भी ऐसे हैं जहां संस्कृत बोलचाल के रूप में अभी भी जीवित है। आवश्यकता है कि अपनी संस्कृति का संरक्षण के लिए हम संस्कृत को प्रोत्साहित करें, अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ने के प्रति प्रेरित करें। उन्हें हम बताएं कि संस्कृत जो है वो सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है, केवल कहने से नहीं, वो वास्तविक रूप में बहुत सारी भाषाओं की जननी है भी। हम संस्कृत के साथ भेदभाव अगर नहीं करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल राय जी, अगर हम संस्कृत के साथ भेदभाव नहीं करेंगे बंधुओं, तो निश्चित रूप से हमारी संस्कृति जीवित और जागृत रहेगी। संस्कृति की रक्षा से ही हम अपने चरित्र को सबल बना सकते हैं, और अगर हमारा चरित्र सबल हो जाएगा तब हम अपने स्वयं को, खुद को एक योग्य नागरिक के रूप में, आदर्श नागरिक के रूप में प्रस्तुत कर पाएंगे। और अभी आवश्यकता ये बस एकमात्र चीज़ की है कि हम चारित्रिक रूप में सबल बने, हमारा चरित्र जो है वो सबल बने। और इस चरित्र की सबलता तब हो पाएगी, तब हम चारित्रिक रूप में मजबूत बन पाएंगे, जब हम संस्कृत के इन चीज़ों से अपनी भारतीय संस्कृति को समझने का प्रयास करेंगे। हम ये देखेंगे कि राम का आदर्श कैसा है, कृष्ण का आदर्श कैसा है, महात्मा बुद्ध से लेकर के महावीर के आदर्श कैसे हैं। महापुरुषों के इन आदर्शों को अपने जीवन में समेटने की जब मानसिकता बनेगी हमारी, तो निश्चित रूप से हमारा जो संस्कार है वो सुसंस्कारित होगा। हम अच्छे संस्कारों में जीना पसंद करेंगे, और तब हमारे समाज की जो ये विकृति है ये दूर होगी। मित्रों, हम अक्सर कहा करते हैं अपने छात्रों से कि अभिभावक अपने बच्चों को संपत्ति दे या ना दें,
ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उन्हें सुंदर संस्कार जरूर दें, ये ध्यान रखा जाना चाहिए। राज्य सरकार ये प्रयासरत है इस दिशा में। कभी कभी उनकी तंद्रा टूटती है तो वो संस्कृत की ओर भी ध्यान देते हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। कुछ संस्थाएं संस्कृति की रक्षा के लिए कटिबद्ध है, प्रयासरत है, वो सराहनीय कार्य कर भी रहे हैं। इसके बाद भी हमारा भी नैतिक दायित्व बनता है कि हम भी अपनी संस्कृति को जीवित रखें, जागृत रखें, और ये तब होगा जब हम संस्कृति को समझेंगे। और मित्रों, मैं यही कह रहा हूँ कि भारतीय संस्कृति को समझने के लिए हमें संस्कृत को समझना पड़ेगा, संस्कृत को जानना पड़ेगा। संस्कृत केवल एक वर्ग विशेष, जाति विशेष के लोगों की भाषा नहीं है। एक समय में संस्कृत तो जन जन की भाषा रही है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम लोग एक बार पुनः अपने चरित्र को सबल बनाते हुए भारतीय संस्कृति का संरक्षण करें। आप सभी मित्रगणों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। प्रभाकर पाठक जी लाइव हैं, अमोद कुमार जी साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस लाइव में मैंने जो कहा है, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर मुझे बताएं। और कुछ चीज़ें हो सकती है कि प्रथमारंभ था तो एकाएक हमारे मित्र ने कहा कि आप इस पर एक अपनी बात कहें, तो मैं लेकर के उपस्थित हुआ। मैं पुनः प्रयास करूंगा कि इन विषयों को मैं क्रमबद्ध रूप में आप सभी के सामने रख सकूं, प्रस्तुत कर सकूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार, प्रणाम।